हाँ बच्चों, चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज आप भी साथ साथ लिस्ट बनाते जाना बच्चों। चैप्टर नंबर 2 इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज में बेटा सबसे पहले बच्चों वाला फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ठीक है ना, सबके मीनिंग आपको बच्चों पता ही है। ये हो गया 3 × 10⁸ मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखो चाहे एंट्रेंस हो चाहे वो, लेकिन फॉर्मूला तो बेसिक्स तो यही है ना बेटा। ठीक है ना। ठीक है। और उसके बाद बच्चों जो दूसरा हमारा फॉर्मूला है इसमें, ये क्या है बच्चे, ये है फ्रीक्वेंसी। ये बेसिकली क्या है कि आपका टच रहेगा ना इसमें, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हो गया। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है। एक सेकंड बच्चों बस। हाँ जी बच्चों, तो ये हो गया बेटा वेव नंबर। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद जो है बेटा वो आता है लैंग्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है। इस पूरी चीज को बच्चे हम क्या नाम दे सकते हैं, इस पूरी चीज को हम नाम दे सकते हैं वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है। वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। और उसके बाद बच्चों जो अगला हमारा पूरा फॉर्मूला आएगा दैट विल बी पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है। तो आओ देखते हैं बेटे पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन में अभी आ रहा है set। तो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है बेटा जहां पर ना आप इतना सिंपल ये है पार्टिकल नेचर का मतलब, जहां पर हम ये बोलते हैं कि रेडिएशन में ना एक फिक्स एनर्जी है। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब है कि व्हेन देयर इज, व्हेन वी से दैट रेडिएशन हैज ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, when we say that radiation has a fixed amount of energy। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो ये पूरा कॉन्सेप्ट था ना बेटा, ये कॉन्सेप्ट दिया था साइंटिस्ट है प्लैंक। उसको बोलते हैं बच्चों प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये सारा जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो पहला पॉइंट यही है कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज ट्रांसफर्ड इन टर्म्स ऑफ फोटोन और क्वांटम, इज ट्रांसफर्ड इन टर्म्स ऑफ फोटोन और क्वांटम, इन टर्म्स ऑफ फोटोन और क्वांटम। ठीक है।
और दूसरा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, वो है कि एक जो फोटोन की एनर्जी होती है, एक जो फोटोन की एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, और E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आपकी स्टडीज अधूरी है, ये बार बार यूज होता है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। उसके बाद एक वो तीसरा फॉर्मूला होता है कि जब हमें नंबर ऑफ फोटोन या नंबर ऑफ क्वांटा निकालना है तो हम बोलते हैं E इज इक्वल टू एन एच। तो इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छे अच्छे एक दो न्यूमेरिकल हैं, फटाफट निकालेंगे उनके आंसर्स। फिर मैं तुम्हें कराऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोहर्स मॉडल, ठीक है। तो आओ चलते हैं बच्चों, एक दो न्यूमेरिकल, एक दो एमसीक्यूज देख लो कि हाँ भाई क्वेश्चन आ कैसे सकता है एग्जाम में। तो देखो बच्चों, जैसे देखो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, एक थोड़ा सा लेवल का लेता हूँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। जैसे देखो एक ये है, एक ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हालांकि बहुत इजी है, लेकिन एक रिकॉल करने के लिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 20 इसका आंसर क्या होगा अगर 1 मिनट में निकालना है? तो इसका आंसर बताओ बच्चों, 30 सेकेंड्स में बताओ इसका आंसर 20 का। वेवले एक मतलब दो रेडिएशन है, एक का वेवलेंथ 800 है, एक का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है। तो एनर्जी का रेशियो बताओ फिर क्या होगा। सर सी ऑप्शन। क्या आंसर होना चाहिए बेटा? सी होना सर चाहिए, सी पार्ट। सी होना सी। चाहिए। सी कैसे आ रहा है बेटा? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि जिसका लैम्डा ज्यादा होगा ना, उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा? कम होगी। अब लैम्डा वो कह रहे हैं कि ए का ज्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। तो ये था, तो मतलब इतने इस पे एक न्यूमेरिकल जैसे ये 20 है ना, ऐसा मेरे को एक लगता है कि एक पेपर में आना चाहिए। अभी मैं थोड़ा और आगे चलते हैं, और हम चलते हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। मैं हमेशा एक न्यूमेरिकल देखता हूँ एंट्रेंस के अंदर, और अच्छे अच्छे अभी एक दो हम करेंगे उसके ऊपर। तो वो होता है बेटा एक्सपेरिमेंट्स दैट प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। एक्सपेरिमेंट्स दैट प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में बेटा हम बोलते हैं, सबसे पहले बेटा इसमें हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि जब किसी मेटल पर लाइट पड़ेगी, जब किसी मेटल पर लाइट पड़ेगी तो उसमें से क्या निकलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये हमारे पास एक मेटल है और उस पर बच्चों यहाँ पर ऐसे लाइट आ रही है। जब किसी मेटल पर लाइट पड़ती है तो मेटल में से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये प्रूव करता है कि लाइट में जो है वो एनर्जी है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ना बच्चे हम बोलते हैं कि जैसे जो ये पूरी चीज़ होती है बेटा, इसका ना हमने क्या नाम दिया हुआ है? वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन भी कह सकते हो, और इसी को ना तुम मिनिमम एनर्जी भी कह सकते हो। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो क्या हो जाएगी बेटा? वो फिर वही ना, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी सारी। जरा चेक करवाना आपकी आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि ना फिर वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो फिर वो आवाज़ तब सही रहेगी जब हेडफोन लगाता हूँ। स्टूडेंट्स, यशराज, यस सर। ठीक है बेटा। तो मैं इसको वर्क फंक्शन कहते हैं। मिनिमम आवाज़ आपने नहीं सुनी थी ना अभी, मतलब अंदर ही, ठीक। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी
रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है बेटा कि इसको ना हम अगर चाहें तो इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, दैट विल बी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अब इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। न्यू नॉट जो होता है ना बेटा, न्यू नॉट होता है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आओ एक दो क्वेश्चन इस पर देखेंगे बेटा। ठीक है, तो और चलते हैं, एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर मेरे को दिख रहे हैं। जैसे देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है इस समय, 21st। ठीक है, 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम पर एटम। तो इसमें कुछ नहीं करना, मतलब इसमें क्या हम बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एच न्यू नॉट। ठीक है, और एच न्यू नॉट में क्या हो जाएगा, एच तो वही होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू नॉट क्या होगा, सी बाय लैम्डा नॉट। एक तरह से देखा जाए ना, जो ये है ना, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ना थ्रेश होल्ड वेवलेंथ है। ये मैं आपको भेज भी दूंगा बच्चों, ये वर्कशीट। ये थोड़ी ना लो लेवल की है, लेकिन लो लेवल से ही हाई लेवल पे जाएंगे ना, एकदम से नहीं कर सकते ना। तो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसमें बच्चों क्या आ जाएगा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, जो मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी दैट विल बी 6.6 इंटू सी जो होगा ना, दैट विल बी 19.8। ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻26, फिर ये 242, ये जो है वो नैनोमीटर में है। इसको 10⁻⁻9 कर दो, ऊपर लेके जाता हूँ, तो ऊपर लेके जाऊंगा तो +9 यानी कि 17 हो जाएगा। और इसको काटने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको चलो मैं अगर इसको कैंसिल करता हूँ, जैसे ये 20 अगर होता और ये नीचे 250 होता, तो ऐसा करता हूँ ना, इसको मैं सबसे पहले तो ऐसा करता हूँ, ऊपर जब इसको मैं लेके जाऊंगा बेटे, तो ऊपर जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, -9 जो है और -26, यानी कितना हो जाएगा बेटा, ये -17 हो जाएगा, है ना। और जब ये -17 होगा तो ये -17 है। अब मैं इसको अगर मैं ये वाला पॉइंट हटा देता हूँ और यहाँ पे एक जीरो लगाता हूँ, तो फिर ये -19 हो जाएगा। और अब मैं इसको कैंसिल कर दूंगा ना, तो नियरली मेरे को ये नजर आ रहा है, डी। देखो डी कैसे, क्योंकि देखो पावर 19 आ गई ना बस, और वैसे भी ये कट के 8 के आसपास ही आए। ठीक है ना, तो ये इसकी क्या हो गई बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो जब भी आपको क्या निकालनी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी है, तो आपको क्या करना है उस केस में, आपको जो है वो ऐसा करना है, एच न्यू नॉट वाला करना है। ठीक है ना, चलो एक बार ये 21st आ गया बच्चों, सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। यस सर। ठीक है, ये मैं शुरू से ही करा रहा हूँ, उस दिन थोड़ा सा थ्योरेटिकली करा रहा था, आज बिल्कुल जैसे एमसीक्यूज कराने के हिसाब से करा रहा हूँ। उसके बाद देखो बच्चों, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल तो बनता नहीं है, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मैं कॉन्सेप्ट आपको फिर एक बार समझा देता हूँ कि क्या होता है। और उसके ऊपर हम देखते हैं कोई न्यूमेरिकल, हमें अच्छा न्यूमेरिकल तो नहीं मिलेगा। तो ये फॉर्मूला था बच्चों, अभी हम देखेंगे और हमें और मिलेंगे आगे जाके, थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स को कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है ना, जो इस बात को जस्टिफाई करता है कि हाँ भाई सच में लाइट का क्या है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, मतलब रेडिएशन में एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो देखो बेटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो क्या कहता है कि जैसे कि ये मेरे पास अगर एक आईडी कोई बॉडी है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है ये, अगर हम इसको कुछ हीट दे रहे हैं और वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट है, तो वो क्या छोड़ेगा, रेडिएशन छोड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि इससे ये साफ पता लग रहा है कि इफ़ यू आर गिविंग सम फिक्स अमाउंट ऑफ हीट, ओके, देन इट इज गिविंग सम फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी बैक अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही होता है ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब आपने जितनी एनर्जी दी उतनी ही आपको मिली। ठीक है ना, तो ब्लैक बॉडी क्या होती है बेटा, ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो सारे तरह के रेडिएशन छोड़ सकती है। अगर ये बॉडी ब्लैक होगी ना, तो ये जितने भी रेडिएशंस होते हैं, जितने भी रेडिएशन, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, ये वो सारे रेडिएशंस को एमिट करेगी या फिर एब्जॉर्ब करेगी। अगर मैं इस पर, वो तो पता ही है, ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। ठीक है ना, सारे रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब कर ले,
या सारे दुनिया जहान के रेडिएशन को जो एमिट कर ले, उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल तो कोई है नहीं, कोई फॉर्मूला इसका है नहीं, इस पर बस एक ग्राफ होता है, और वो ग्राफ जो है ना बच्चों, मैंने उस दिन बताया था, वो ग्राफ जो था ना वो था इस तरह से था, किसका था, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का था ना। हाँ, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ था। यहाँ पर इंटेंसिटी होती है एक कलर की, और यहाँ पर होता है वेवलेंथ। ठीक है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का बस इसमें एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ ऐसे आता है, देखो ऐसे। ये ग्राफ ये बताता है कि जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाओगे वैसे वैसे वेवलेंथ कम होगा, और इंटेंसिटी जो होगी ना पहले बढ़ेगी, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फिर सपोज करो पहले ना आपने किसी चीज़ को हीट किया तो इतना डल डल कलर आया, पहले पहले कौन सा कलर आएगा, डल कलर आएगा। फिर धीरे 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 ना वो अपनी फुल ब्राइटनेस पे चला जाएगा, फिर वो वापस से डल हो जाएगा, क्योंकि वो नया कलर आएगा। ठीक है ना, मतलब जैसे रेड कलर है, मान लो ये जो पूरा ग्राफ है ना ये रेड कलर के लिए है, तो जैसे विबग्योर होता है ना, विबग्योर के लिए, विबग्योर के हर कलर के लिए इस ग्राफ को आप मानो। तो जैसे अगर मैं किसी चीज़ को हीट कर रहा हूँ तो पहले मान लो वो रेड ही होता है नॉर्मली, पहले रेड हुआ। ठीक है ना, तो रेड कलर ही थोड़ा है कि एकदम से ब्राइट नजर आएगा, पहले हल्का हल्का रेड, फिर ब्राइट, फिर डल हो जाएगा, फिर अगला कलर आ जाएगा जैसे ब्लू, ये नहीं कि सारे ही आते हैं, या फिर जैसे ग्रीन, इस तरह से होता है। तो ये ग्राफ ही है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। अच्छा, उसके अलावा बेटा अब हम आगे चलते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है स्पेक्ट्रम का। तो स्पेक्ट्रम के बारे में बच्चों में अगर आपको बताऊं, तो स्पेक्ट्रम में ना मेरे हिसाब से हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इस पर 100% मैं श्योर होता हूँ कि न्यूमेरिकल आना ही आना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से को पढ़ते ही हमारे बोहर मॉडल की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोहर्स मॉडल। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बच्चों बात को समझना ये है कि जैसे ना ये हमारे पास एक एटम है और उसको हमने हीट किया, तो जब हमने उसको हीट किया, जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है, हमने उसको हीट किया, तो होता क्या है कि ना ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है जैसे फर्स्ट शेल पे है, ये आगे एक्साइट हो गया ना, ऐसे सेकंड शेल पे चला गया, थर्ड शेल पे चला गया, ऐसे वो किसी भी हाई शेल तक जा सकता है। हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि जब किसी जैसे हाइड्रोजन जैसे एटम को हम हीट करते हैं तो उसमें से रेडिएशंस क्यों निकलते हैं, उनका वेवलेंथ क्या होता है, और कौन कौन सी सीरीज होती है। ठीक है, तो इसमें बेटा ये होता है कि ना जैसे कि यहाँ तक आ गया मान लो, लेकिन ना वो इट कैन नॉट से, जैसे ये वाली जो होती है ना सारी की सारी, ये एक्साइटेड स्टेट्स होती है, ये जो सारी की सारी है ना, दीज आर एक्साइटेड स्टेट्स। ये भी एक्साइटेड स्टेट है, ये वाली ग्राउंड स्टेट थी, ये ग्राउंड स्टेट है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है, और उसको वो ज़्यादा देर तक तो रह नहीं सकता ना एक्साइटेड स्टेट में, वेरी मतलब जैसे कह सकते हैं कि वेरी वेरी लेस लाइफ टाइम। ठीक है ना, वेरी लेस टाइम, वो एक दो सेकंड से ऊपर टिक नहीं सकता वहाँ पर। तो वो धीरे धीरे क्या आ जाता है वापस, क्योंकि न्यूक्लियस उसको खींच रहा है ना, क्योंकि हमने उसको इतनी हीट दी नहीं कि वो आगे भाग जाए, बाहर ही निकल जाए। तो अभी क्या है कि उसको बहुत कम टाइम जो है वो लगेगा, मतलब बहुत बहुत कम टाइम तक वो रहेगा एक्साइटेड स्टेट में, वो वापस आ जाएगा ऐसे। तो वो वापस वापस आएगा ना, तो वापस आते हुए ये नहीं होता कि वो एक ही जंप में वापस आ जाएगा, वो धीरे धीरे वापस आएगा। ठीक है ना, जब वो धीरे धीरे वापस आएगा तो बेटा क्या होता है उस केस में, 5 तरह की सीरीज को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, 5 तरह की सीरीज को बच्चों हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। एक होती है बेटा कौन सी, एक होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं सीरीज, मतलब सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज जो है ना, वो क्या कहती है बेटा, वो कहती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल पे वापस आएगा, कहाँ से, किसी बड़े शेल से। और उसके बाद बेटा ऐसे ही एक होती है कौन सी, बाल्मर सीरीज। ठीक है ना, तो बाल्मर सीरीज जो है उसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आ रहा है, सेकंड शेल पे आ रहा है। फिर ऐसे ही बच्चों को कौन सी होती है, पाशन सीरीज होती है। फिर ऐसे ही जो है वो ब्रैकेट सीरीज होती है, और लास्ट में आती है फंड सीरीज। तो इनका ना बेसिकली इंपॉर्टेंट जो रहता है ना, वो रहता है कि अगर हम सिर्फ इनके क्या याद रखें, हम याद रखें इनके N1,
N2 तो ऑब्वियसली उनके आगे के ही है। ये हो गई पार्शियल सीरीज जहाँ पे N1 3 है। फिर ऐसी बेटा एक हो जाती है ब्रैकेट सीरीज, जहाँ पर N1 4 है। फिर एक ऐसे ही है जो है वो फंड सीरीज, इसको बेटा हम बोलते हैं लास्ट में फंड सीरीज। और ये 5 आ गया। एक और आजकल आती है हम फ्री सीरीज करके आती है। उसका ना एग्जैक्ट स्पेलिंग मेरे को ऐसे याद नहीं आ रही है, वैसे लिख लो फिलहाल हम फ्री सीरीज। मैं इसकी स्पेलिंग आपको बता दूंगा, n = 6 हो जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। हम फ्री सीरीज आर ये है। तो जो है ना, अब इसमें न्यूमेरिकल पार्ट करने के लिए बेटा जो इसका फॉर्मूला बनता है ना, वो बनता है ये फॉर्मूला इसका है वेव नंबर इक्वल टू जेड स्क्वायर आर 1/n1² -1/n2²। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो z है वो एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पर जो R है वो रेडबर्ग्स कांस्टेंट है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। और N1 N2 जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, वो होते हैं शेल नंबर, जहाँ पर N1 N2 जो है वो मतलब N1 हमेशा N2 से छोटा होता है। तो इसके ऊपर कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करते हैं, जो मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे एंट्रेंस लेवल पर हमें मिलेगा, ठीक है। तो अभी बच्चों समझते जाओ, सुनते जाओ, साथ साथ अगर लिख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। तो अभी मैं फटाफट न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके जा रहा हूँ, जो हमारा इसके ऊपर बेस्ड है। ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा आपको मिल भी जाएगा, और ये मैं पोस्ट भी कर दूंगा। ये पूरा पेज, एक ही पेज पर पूरा आपका चैप्टर 2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी बच्चों हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखो बच्चों, यहाँ पर एक दो न्यूमेरिकल हम ढूंढते हैं इसके ऊपर बेस्ड। जैसे देखो बच्चों, एक ना ये वाला आ गया मेरे को, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जैसे मैं भी इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ एक बारी। हाँ, मैं इसमें ज़रा एक बार पहले ऐड ऑन कर दूँ। यहाँ पर हम भी एक बार इसको ऐड ऑन कर देते हैं कि लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज में अल्ट्रा वायलेट रेज दिखाती है, ये विजिबल है। बाल्मर सीरीज लाई इन द विजिबल रीजन, और ये बाकी सारी जो है वो इंफ्रा रेड रीजन में होती है। ये सारी की सारी जो बाकी हैं दे आर इन इंफ्रा रेड रीजन, ठीक है ना। तो अब जरा अब हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, या इसका आंसर क्या बन सकता है। तो इन्होंने बोला था सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, ठीक है ना। आर गिवन बिलो मार्क द लाइंस व्हिच आर नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तो इसमें ये गलत है ना, कौन सा वाला, एक तो ये फोर्थ गलत है। फोर्थ गलत है ना बेटा, क्योंकि फोर्थ में N1 5 होता है ना। एक तो ये गलत है, और फर्स्ट भी गलत है। फर्स्ट कैसे गलत है बेटा। हाँ, नहीं फर्स्ट तो ठीक है, लेमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट की होती है और उसमें N1 1 होता है और N2 उसके आगे होता है, ठीक। तो सेकंड में ये इंफ्रारेड है ना। एक ये गलत है मेरे हिसाब से, तो मतलब इसका आंसर होना चाहिए कौन सा, सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन। सेकंड और फोर्थ गलत है ना, गलत पूछा है, नॉट करेक्टली मैच बोला है ना, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच, सेकंड और फोर्थ हो गया ना, ठीक है। सी ऑप्शन हो गया। क्लियर है बच्चों, स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। अब जरा एक बार ये 32 देखो, जरा 32 में ना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 32 में इन्होंने बोला है कि ये जो है ना, ये है n = 4 और ये है n = 2, ठीक है। ये हमने करना है बेटा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने पूछा है कि ये कौन सा होगा। इन्होंने ना एक्चुअली कलर पूछ लिया है कि ब्लू है, रेड है, येलो है या ग्रीन है, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, ये फॉर्मूला लगा के, ये फॉर्मूला लगा के जब इसको सॉल्व करोगे ना, Z²R ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद आपको ये जो है ना मिलेगा। और हमें कैसे पता लगेगा, जैसे ना इसका आंसर आ गया, सारा सॉल्व कर दिया हमने, मेरे को याद है इसका आंसर। इसका आंसर आ जाता है जैसे मान लो 486 नैनोमीटर। अब बताओ मेरे को, तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन सी लाइट में जाएगा। विजिबल तो सारे ही है ना, ये तो चक्कर है। विजिबल तो ये सारे ही है, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन। तो अब हम कैसे करेंगे। हाँ ठीक है ना, मतलब इसमें ये होता है बच्चों कि याद रखना, विब ग्योर,
विबग्योर, और ये रेंज 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक, यानी कि इसका मतलब ये लो रीजन में आ रहा है। यानी कि इसका आंसर हम क्या लगाएं बच्चों, बताना आपके हिसाब से, जो ऑप्शन दे रखे हैं। ब्लू ले लेते हैं, है ना। क्लियर है बच्चों सबको कि ब्लू कलर ठीक रहेगा? बच्चों समझ आया क्या आपको? 32 यस सर। पूछना है बच्चे किसी को? लीना, अर्पित। सर आर की वैल्यू क्या होती है? आर की बेटा रेडबर्ग कांस्टेंट, ये 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। वैसे तो होती है 109677, लेकिन जो है ना, हम ये राउंड ऑफ ले लेते हैं उसको। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ थी समझने के लिए। उसके बाद बच्चों देखो, एक जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला, ये आसान है। 33 तो खैर बहुत आसान है। 33 में वो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी है जो विजिबल में आती है, विच अपीयर इन द विजिबल रीजन। तो विजिबल में बच्चे कौन सी आएगी? सिर्फ बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों ये वाला देखोगे ना आप, आइए देखते हैं एक बार। कहते हैं कि ना, हाइड्रोजन एटम का एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, वो जो विच फॉल्स फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल, फिफ्थ से सेकंड एनर्जी लेवल पर जा रहा है। तो बताओ कि फिर ये कौन सा हुआ केस? फिफ्थ से सेकंड पे जा रहा है, तो इन चारों में से कौन सा केस होगा? विजिबल बाल्मर सीरीज। ठीक है ना, विजिबल बाल्मर सीरीज दिख रहा है आपको? तो ये था बच्चा। उसके बाद थर्ड लाइन इन द बाल्मर सीरीज, 35th का आंसर क्या होगा बच्चों? ये 35th क्वेश्चन है, ये 35th क्वेश्चन है, और ये इसके ऑप्शन है ए बी सी डी। तो ये एक बार सोच के देखो, थर्ड लाइन ऑफ द बाल्मर। ठीक है ना, थर्ड लाइन मतलब ये हो गया ना बच्चों कहने का, जैसे देखो, थर्ड लाइन का मतलब ये हो गया कि जैसे बाल्मर सीरीज का मतलब है कि N1 2 है। ठीक है ना, तो N2 जब बन जाएगा 3 तो उसे बोलेंगे फर्स्ट लाइन, जब बनेगा 4 तो बोलोगे, जब बनेगा 5 तो बोलोगे थर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? फिफ्थ से जब वापस आएगा वो, तो मतलब जितना डिफरेंस है, जितना डिफरेंस है वही उसमें लाइन बन जाती है। ठीक है, चलो अब बोहर मॉडल के ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये था मतलब जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड आओ बोहर मॉडल की तरफ चलते हैं। तो अगर हम बोहर्स मॉडल की बात करें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बोलते, पहला पॉइंट ना वो जो बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एक मतलब जब वो मूव करता है, जब वो मूव करता है इस तरह से, तो जो उसकी एनर्जी होती है ना, वो फिक्स होती है। जैसे देखो, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या है, उनकी एनर्जी फिक्स है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स। और वो जो एनर्जी है ना, उसकी जो वैल्यू है, वो आप तीन तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर जूल पर एटम। ठीक है, तो इसी को आप अगर लिखते हो किलो जूल में, तो उसको लिखोगे 1312 किलो जूल बाय एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है ना, और इसी चीज़ को माइनस है साथ में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है ना, वो एटम के अंदर नेगेटिव में मानी जाती है। एटम के अंदर नेगेटिव में मानी जाती है, क्योंकि मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो बाहर होती है ना, मतलब जैसे मैं कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटम जो होगी, वो होगी ज़ीरो। आउटसाइड द एटम जो है ना, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटम मानी जाती है ज़ीरो, और इनसाइड द एटम वो किस में होती है? नेगेटिव में होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम ये कह सकते हैं कि
एक तो ये हो गई, और यही चीज जो है ना आप लोग ईवी में लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, ये ईवी में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मतलब सबके लास्ट में पर एटम है, मतलब ये एक एटम के हिसाब से। तो ये एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की होती है एक पर्टिकुलर शेल में। जैसे अगर आप यहाँ पर जो एन है वो शेल नंबर, जैसे अगर आपको फर्स्ट शेल में निकालनी है तो एन की वैल्यू 1 है, अगर आपको सेकंड शेल में निकालनी है तो एन की वैल्यू सेकंड है, ऐसे। उसके बाद आता है बेटा कि अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट करे, ठीक है ना, एनर्जी जिसको हम बोल सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन के लिए बेटा हम बोलते हैं कि वो होती है डेल्टा ई इज इक्वल टू, अब जो भी तुम ये वैल्यू लेते हो वैसे ज़्यादातर ना 2.18 वाली ही फेमस होती है, ठीक है, 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है, जूल पर एटम। ये मतलब होगी कि जैसे अभी अभी तो हमने जो हमने फॉर्मूला किया था ना बेटा, ये वाला जो फॉर्मूला अभी हमने किया था, ये वाला फॉर्मूला जो होता है, और इसको भी z² से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, z² r 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है ना। इस फॉर्मूले से जो रिजल्ट आएगा और जो इस फॉर्मूले से रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। ये दोनों फॉर्मूले जो है ना रिलेटेड हैं, ये दोनों फॉर्मूले जो है ना वो रिलेटेड हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू से। तो मतलब आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल के, हालांकि ये वेव नंबर है लेकिन वेव नंबर से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो 1/λ, और फिर उसके बाद न्यू इज इक्वल टू c/λ। तो आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल के फिर डेल्टा ई निकाल लो, या फिर आप यहाँ से डेल्टा ई निकाल के फ्रीक्वेंसी निकाल लो, रिजल्ट क्या आएगा सी। मतलब ये दोनों फॉर्मूले एक ही चीज़ से बने हुए हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस करूंगा आपके साथ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो अभी तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आपके सामने है, 44 का आंसर क्या होगा। 44 कुछ ज़्यादा ही सिंपल है लेकिन फिर भी सोचो एक बार, 44 का आंसर क्या होगा, कौन सा मैच कर रहा है। ए नहीं हो सकता क्योंकि ए में नीचे 2 है, बी है ना, बी होगा फिर, क्योंकि एक्चुअली मैंने 2.18 राउंड ऑफ ली है ना, तो यही उससे मैच कर रहा है क्योंकि z² भी है, n², और ठीक है ना, मैंने n² लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो चलो खैर एक वैल्यू याद कराने के लिए हो गया आपको। अब आगे करते हैं। ये एक देखते हैं बच्चों, आ जाओ, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। 41st में द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डुबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 589 एंड 589.6 नैनोमीटर। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेट इज। तो इसको कैसे करेंगे बेटा हम? वैसे तो ये सिंपल ही है, पता है। इसमें ना सिंपल ना ऐसे कर दो, देखो बच्चों, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर हम ऐसे कर दें, देखो डेल्टा ई इज इक्वल टू, इसमें ना कुछ टेंशन नहीं है, सिंपल ना ये लगा दो आप फॉर्मूला, डेल्टा ई मतलब हमें निकालना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ये करो, देखो ये एक बार करो, एच सी बाई लैमडा 1 माइनस एच सी बाई लैमडा 2, उससे हो जाएगा आराम से। तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 42 का आंसर क्या सोचते हो बच्चों आप लोग, 42 का? Bohr's theory can be applied to ions like helium plus Li2 plus beryllium 3 plus और all of these। तो इसमें बच्चों पता है क्या होगा, इन सब में ही अगर आप गिनोगे ना, इन सब में ही एक इलेक्ट्रॉन है, इन सब में से बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, ठीक है ना। तो इसमें सब में ही जो है वो कह सकते हो आपके
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर जो है वो आता है। अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47। 47 का जरा आंसर सोचो एक बार। 47 का, what does the negative electron energy of 4 hydrogen atom needs? क्या कहते हो? अभी भी तो मैंने समझाया था, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सर ए पार्ट होगा। ए पार्टी हुआ ना। ए पार्ट तो वही चीज तो कह रहा है, ए पार्ट यही कह रहा है ना, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। मतलब जो मैंने बोला ना, बाहर उसकी जीरो मानते हैं और अंदर उसकी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, चलो अभी मैं एक फॉर्मूला और बताता हूँ आपको, दो फॉर्मूले और बताता हूँ बोहर के ऊपर, और फिर और न्यूमेरिकल ढूंढेंगे। उसके बाद जो बच्चों बात आती है ना, वो आती है कि एक तीसरा पॉइंट उनका बहुत अच्छा था। वो तो खैर, एक तो तीसरा पॉइंट तो देखो ये था कि अगर आपको रेडियस निकालना है, अगर आपको रेडियस निकालना है, मान लो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? आर एन इक्वल टू, चाहे तो आप ऐसे लिख लो 53 पिकोमीटर इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। चाहे आप ऐसे लिख लो 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग में लिख लो। तो मतलब जो वैल्यूज़ ज़्यादातर यूज़ होती हैं वही आपको बता रहा हूँ। एन स्क्वायर बाय जेड, एक फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का। पिकोमीटर वाली वैल्यू ज़्यादा आसान है। अच्छा, एक ना इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग जो पॉइंट था ना, वो था एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। बोहर जो ये कहते हैं, बोहर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ना हर ऑर्बिट में होता ही नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल नॉट बी इन द ऑल ऑर्बिट्स। ठीक है, वो जो होगा ना, ऐसे देखो हम कहते हैं कि यहाँ पर मेरे को पता लगाना है यहाँ पर है कि नहीं, तो वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल मूव, इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, electron can move only in those orbits in which its angular momentum, in which its angular momentum is integral multiple of nh upon 2 pi। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। मतलब ये फॉर्मूला उन्होंने दिया कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना, वो एन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, तो मैंने कभी भी, अभी जब मैं देख रहा था तो मैंने देखे इसके ऊपर बड़े सारे एमसीक्यूज देखे थे मुझे, तो वो देखते हैं। जैसे देखो, अगर हम इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताना जरा बच्चों एक बार मेरे को, क्वेश्चन नंबर 40 का। 40 का आंसर क्या होगा बेटा? सर डी पार्ट। 40 का होगा, सर डी पार्ट। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला जो है ना वो ये है बेसिकली, मतलब फॉर्मूला में ये है बेसिकली, है ना। अच्छा, उसके बाद ये वाला भी हमारा हो जाएगा। ये मैं कह रहा था, ये 48 का सोचो आंसर क्या होगा बेटा? 48 का कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ ऑर्बिट में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम, जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला नहीं बताया था, ये क्या फॉर्मूला बताया था? एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन, इसमें एन जो है ना वो सेल नंबर ही होता है बेसिकली। ठीक है ना, तो अगर हम उसका दिमाग लगाएं तो उस केस में कौन सा कह रहे हैं? फिफ्थ ऑर्बिट कह रहे हैं। सर डी होगा। इसमें ना एक्चुअली ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा ठीक है, मैंने टू से डिवाइड कर दिया ना, तो फिर डी आंसर आता है उस हिसाब से, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद ये वाला तो हमने खैर कर ही लिया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
H 125, ठीक है। तो ये बोहर मॉडल था, अब थोड़ा सा और उससे आगे चलते हैं आगे। तो जैसे आज जो है ना एक आइडिया भी दे रहा हूँ साथ साथ, तो एमसीक्यूज कैसे गा सकते हैं, अगली क्लास में थोड़े और अच्छे लेवल के ना, मेरे पास बहुत अच्छे लेवल के और भी आए हैं, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि पहले पूरा करा दूँ एक बार, तभी मज़ा आएगा एक्चुअली वो चैप्टर करने के बाद, है ना, क्योंकि वो मिक्स होंगे फिर मज़ा आएगा ज़्यादा। तो इसके बाद जो बच्चों आता है ना, अब जैसे ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स मॉडल, तो ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स मॉडल में ये हमारा ना 1 घंटे में ही काफ़ी सारा पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट होता नजर आ रहा है। ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स मॉडल, तो ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स मॉडल में ज़्यादा कुछ नहीं, 2 बातें 3 बातें ध्यान रखो। पहला, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टार्क और जीमैन इफेक्ट, ठीक है। स्टार्क इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, स्टार्क इफेक्ट का मतलब होता है कि रेडिएशन, स्टार्क इफेक्ट में बच्चों हम क्या बोलेंगे कि इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स in the presence of electric field। तो मतलब वो ये नहीं बता पाते कि जो है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर पड़ता है स्पेक्ट्रम के ऊपर। ऐसे ही आता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में हम बोलते हैं बेटा कि इसको बोलते हैं एंड इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज जीमैन इफेक्ट, ठीक है। कि मैग्नेटिक फील्ड जब आप लगा के रखते हो तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, जैसे जो रेडिएशन अभी हमने पढ़े थे, वो जो है वो फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, उसको जीमैन इफेक्ट बोलेंगे। मतलब इट कुड नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। दूसरा बच्चों ये होता है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, it is applicable only to one electron system, applicable only to one electron system। और तीसरा, it could not explain why chemical bonds are formed, it could not explain why chemical bonds are formed। फिर आता है बेटा टूवर्ड्स क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, टूवर्ड्स क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। तो टूवर्ड्स क्वांटम मॉडल ऑफ एटम में 2 चीज़ें आती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट टूवर्ड्स क्वांटम मॉडल में। वो आती हैं बेटा, नंबर 1 डी ब्रोगली रिलेशन, नंबर 1 है बेटा डी ब्रोगली रिलेशन, और नंबर 2 है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रोगली रिलेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो डी ब्रोगली रिलेशन जो होता है ना, बेसिकली वो होता है डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर में बेटा हम बोलते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर में आप बोलोगे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो ये बताती है कि कोई भी चीज़ अगर है, उसका अगर मास और वेलोसिटी है तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी ज़रूर होगी। अगर किसी चीज़ की कुछ मास और वेलोसिटी है तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी। मतलब इसमें मास आ गया तो पार्टिकल नेचर आ गया, और वेवलेंथ आ गई तो वेव नेचर आ गया। मतलब दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। और इसमें ना एक और होता है फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन
twice of molar mass into atomic mass and kinetic energy. तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और उसके अलावा इसमें यह होता है कि दिस फॉर्मूला इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर डे टू डे लाइफ ऑब्जेक्ट्स। दिस फॉर्मूला is not related to, is not significant for day-to-day life objects. और उसके बाद बच्चों लास्ट में जो है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अगर हम बात करते हैं बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो हम बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन और सही वेलोसिटी एक साथ निकालना इम्पॉसिबल है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड द पोजीशन एंड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। पोजीशन एंड वेलोसिटी, ठीक है ना, position and velocity of subatomic particle cannot be determined. ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, है ना। और एच अपॉन 4 पाई, चाहे तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो, ये देखो ज़्यादा तो यूज़ होगा ना फॉर्मूला, वो ये यूज़ होगा। और चाहे तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो ये भी इसका फॉर्मूला जो है वो बन सकता है। और फिर अब इसके ऊपर बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाता हूँ मैं आपको। अभी आपको ना एक पूरा भेजूंगा, देखो जैसे देखो ये आ गया MCQ वर्कशीट ऑफ चैप्टर 2। इसमें क्या है, इसमें ना ये देख रहे हो, ये इसमें एक सेकंड में निकालता हूँ, ये है, ये अच्छा ठीक है, एक सेकंड।